हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है क्वांट का सवाल आपका शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है, देखिए, कि ट्रिगो का सवाल है, वैल्यू जो भी आपको दे रखा है, तो कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम देखो जरा, अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 25, और ये कट के तुम्हारा 1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये कट के तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो गया, और माइनस tan इंटू कॉट। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो कट के हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 - 1 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो पहला सवाल बहुत ही आसान से हम लोग शुरुआत किए, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे चलते हैं। x² - 11 x + 1 = अगर 0 है तो आपको इतने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इतने का मान कितना होगा। ठीक है, अब ये एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है, ये एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं x² + 1 करूं तो = कितना हो जाएगा, 11x। एक तरीका हमारे पास ये है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 11 दिख रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक समझ आ रहा है कि यहाँ पे x² + 1 करेंगे। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर x से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि x + 1/x = 11 मिले, लेकिन ये पॉसिबल तब होता, या फिर ऐसे निकालना तब हमारे लिए अच्छा होता जब यहाँ पे सवाल में x की पावर 8 होता और यहाँ पे सिर्फ 1 होता। क्योंकि अगर हम x की पावर 4 से हम डिवाइड करेंगे, देखना जरा कितना बन जाएगा। ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस 14159 और प्लस 11/x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये तो ठीक है, बट ये 11 जो ऊपर आ गया ना, उसके वजह से हमको ये वाला जो वैल्यू है वो काम नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि कुछ नया सोचता हूँ, कुछ अलग सोचता हूँ। मैंने क्या किया कि x² + 1 की वैल्यू क्या हो गई, 11x के बराबर। अब तुम इसका पावर 2 करो, यानी कि तुम होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, x की पावर 4 + 1 + 2 × x² = 11 का स्क्वायर 121 × x²। ठीक है, अब जरा फिर से एक काम करो कि x की पावर 4 + 1 = ये बन जाएगा 119 × x²। सही है ना। मैं फिर से इसका स्क्वायर करूंगा तो आप देखिए कितना बन जाएगा, x की पावर 8 + 1 प्लस 2 × x की पावर 4 = 119 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो ये तुम्हारा x की पावर 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 19 का स्क्वायर 361। ठीक है, कैरी हो गया 36, 19 इसमें जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 38। 361 में हम 2 डिजिट को लिखते हैं ना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो ये हो जाएगा 61 कैरी 3, 19 दूना 38, यानी कि 138, और 3 कितना हो जाएगा, तो 141। अब यहाँ पे तुमको दिखाई देगा कि x की पावर 8 + 1 की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 14159 × x की पावर 4। और यही निकालने के लिए मेरा सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। अब मैं इतने की वैल्यू इतना मैं यहाँ पे रख पाऊंगा इस सवाल में। ये एक बेहतरीन सवाल है, सीरीज का दूसरा जो सवाल ही रहा आपके लिए बढ़िया है, तो आप देखना, सीखना इसको। तो ये हो जाएगा x की पावर 8 माइनस कॉमन है, तो यहाँ बन जाएगा x की पावर 8 + 1, और यहाँ बन जाएगा +11। ठीक है, x की पावर 8, x की पावर 8 खत्म हो जाएगा, यहाँ से -1 अगर 10 से कम करेंगे, सॉरी 11 से, तो 10 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस भाई साहब ने ऑप्शन नंबर 3 चूज करा, हो सकता है तुक्का लगाया हो, लेकिन ये सवाल तुक्के वाला नहीं है, ये बढ़िया सवाल है। आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, बढ़िया सवाल। नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, स्टोर ए द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या। स्टोर ए, डेल और एचपी, ये डेल और एचपी का अनुपात है। तो ए द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या और स्टोर सी और डी द्वारा मिलकर बेचे गए एचपी, सी और डी द्वारा मिलकर बेचे गए एचपी लैपटॉप की संख्या का अनुपात कितना है, आपको बताना है। ठीक है, कुल संख्या है कितना बताइए, कुल संख्या है 11,200। कुल संख्या 11,200। अब यहां तुम अगर देखोगे
कि ए जो है 18% सेल कर रहा है, तो 18 5 और 9 यानी कि 10% डेल और 8% एचपी बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सी और डी देखो, यहाँ पे सी है 20% टोटल, तो 1:4 यानी कि 5 से डिवाइड करो तो 5 चौका 20 यानी 4:16, यानी कि ये 4 की वैल्यू है वो 16% के बराबर। बोलिए। और ठीक वैसे ही 11:10 यानी कि 21 की बात करेंगे, डी वाले केस में 12% है, तो 12% का तुलना करो 21 से और मुझे निकालना है 10 की वैल्यू, यानी कि 4 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 40/7%, यानी कि 40/7% इस 10 वाले की वैल्यू है। तो आपसे कह रहा है कि ये 8% और इन दोनों परसेंट का अनुपात निकालो, संख्या का अनुपात। तो तुम चाहे परसेंट निकालो चाहे संख्या निकालो, हमको तो अनुपात निकालना है। हम इसी का तुलना कर देते हैं। देखो 8% इज टू 16 प्लस 40/7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 112 और 40 152 और 8 सते 56, 8 सते 56, तो 56:152 है। तो यहाँ मेरे से कुछ मिस्टेक हो रखी होगी, तभी कुछ गड़बड़ आ रहा है। ये एक बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। अरे यार, ठीक है, क्या कह रहा है फिर से पढ़ लेते हैं। 6 स्टूडेंटों द्वारा बेचे गए लैपटॉप डेल और एचपी दोनों की कुल संख्या का परसेंट विवरण दर्शाता है। वही तालेख और तालिका का अध्ययन कीजिए जो नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपका देना है कि वो प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है भैया, कुल संख्या जो है वो 11,200 है। कुल संख्या जो है वो 11,200 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज से निकाल के कोई गड़बड़ी करी है क्या? बिल्कुल नहीं करी है। अगर मैं ए को मान लिया हमने कि टोटल 18% बेचा है, तो 9 को 18 बनाओ यानी कि 10 और 8 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 8% टोटल का, बिल्कुल ठीक। 1 और 4 यानी कि 5 है सी की वैल्यू, तो 5 चौका 20 यानी कि 4 और 16, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 16 के बराबर, और 1 की वैल्यू 4 के बराबर। अगर डी का वैल्यू 12% है तो आपसे कह रहा है, अच्छा मिस्टेक मेरे से पता है क्या हुई है? मिस्टेक मेरे से ये हुई है कि हमने इस 8 का निकाला है। देखो सवाल क्या कह रहा है, मैंने देख लिया कि ए द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप, डेल का मतलब कितना है? 10%, हमने 8 से तुलना कर दिया ना, यही मिस्टेक मेरे से हो गई थी। यही मिस्टेक मेरे से हो गई थी भाई। मैं कहूँ कि इतना मैं सावधानी से किया फिर भी कैसे गलत हो गई। ठीक है, ये कितना था? 10। कितना था भैया? 10। तब 10 से तुम 7 से गुना करो, बन जाएगा 70, यानी कि 35:76। हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, हमने बस 10 के जगह पे 8 रख दिया। मुझे लगा दोनों का एचपी लैपटॉप पूछ रहा है, तो कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, लेकिन मिस्टेक इसको नहीं बोलेंगे, ये ध्यान से उतर जाना इसको बोलते हैं। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते। रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं? इन सबको जोड़ दो और 6 से डिवाइड कर दो, वही सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही घटिया सवाल। नंबर 5 पे आते हैं। धारा की प्रतिकूल जो है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के अनुकूल 35 की चाल से, तो धारा की चाल दोनों का अंतर करके हाफ कर दीजिए, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा नंबर 6। अरुण अपने वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, वस्तुओं के विक्रय मूल्य 270 की वृद्धि होती। 100 रुपए की वस्तु को उसने 90 में सेल कर दिया। ये तुम्हारा सीपी है और ये तुम्हारा एसपी है। अगर विक्रय मूल्य में 270 की वृद्धि होती तो अरुण को 8% का लाभ होता। जैसे मान लिया ये SP1 है और SP2 कह रहा है कि 8% का लाभ होता, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 18। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये 18 270 के बराबर है। तो आपको निकालना है कि वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2 से काट लो 15 बार में, यानी कि 1500 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल। एक वृत्त की जीवा की आधी लंबाई 12 है और केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 5। आप लगा दो पाइथागोरस त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर बिना फिगर ड्रॉ किए मन में आप कर सकते हैं। कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है? जो सबसे अधिक डिस्काउंट देगा वो ग्राहक के लिए अच्छा हो जाएगा। तो 25, 15, 40 में से 25 का 15% कम कर दो, या फिर 15 का 25% कम कर दो, यानी कि 3.75 कम कर दो, यानी कि 36.25% हमको पहले वाले में डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखो 40 में से 30 का 10% यानी कि 3 कम कर दोगे 37%,
इसमें देखो 40 में से तुम क्या करोगे, 35 का 5% निकाल दो, तो आप बोलेंगे 1.75%। 1.75%। अगर तुम कम करोगे तो ये बन जाएगा 38.25%। ठीक है, 38.25%। ये कितना हो जाएगा बताओ, 20 20 40 और माइनस कर लो 4, यानी कि ये बन जाएगा आपका 36%। अब ग्राहक के लिए वही फायदा होगा जो सबसे अधिक डिस्काउंट देगा, यानी कि 38.25%। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ ना करो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि 256 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 281। अब इसका वैल्यू निकाल दो, भेजो उधर, कितना बनेगा 94। इस सवाल का आंसर आपका निकल के आएगा। इतने का मान क्या होगा, सेक का मतलब होता है h बटा बी, h बटा बी, यानी अगर 23 दूना 46 4 50 बटा मैं 23 करूं, 46 4 50 बटा 23, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा h का वैल्यू है और ये तुम्हारा बेस का वैल्यू है, p निकाल लो। 2500 माइनस 529 का अंडर रूट, ठीक है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे अगर tan स्क्वायर निकालना है तो क्या बोलेंगे बताओ, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर करेंगे, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1971 बटा बी का स्क्वायर करो यानी कि 529। ठीक है, 529 अगर हम 3 बार डिवाइड कर दें तो बन जाएगा आपका 384 बटा 529, और ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ये क्या सवाल कह रहा है बताओ, ये सवाल क्या कह रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर 65 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 25, 90 माइनस थीटा। अब ये और ये बराबर है, ऊपर जीरो, तो जीरो में किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। व्यापारी जो है क्रयमूल्य से कितने परसेंट अधिक पर अपनी वस्तु को अंकित करना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसको 5% का लाभ हो। 100 रुपए की वस्तु को 105 में सेल करेगा तब तो 5% का लाभ होगा, लेकिन ये चाहता है कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये 25% के छूट देने के बाद मिले, तो इंटू 100 करोगे तो अब तुम्हारा ये एसपी क्या बन गया, एमपी, एमपी बन गया। ठीक है, समझ गए बात, तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 15 पच्चे 75, 15 सत्ते 105, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 140 हमें मार्क करना पड़ेगा। 100 रुपया के वस्तु को हमको 140 मार्क करना पड़ेगा, यानी कितना अधिक मार्क करना पड़ेगा, कितना परसेंट अधिक, यानी कि 40% अधिक हमको मार्क करना पड़ेगा। क्रम से 9 और 4 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से ए पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, दो हमारे पास त्रिज्या, दो हमारे पास वृत्त है। ठीक है, आओ जरा मैं स्पर्श करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बन गया ना बढ़िया सा, यही फायदा है ऑटोमेटिक शेप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों ही सेंटर के बीच का दूरी मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 cm और ये जो वैल्यू तुम्हारा 4 cm के बराबर है। ठीक है, बाह्य रूप से ए पर स्पर्श करता है, तुम्हारा सवाल ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। PQ जो है क्रमशः केंद्र O1 और O2 के उन दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ से स्पर्श, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो नाम दे रखा है वो कह रहा है कि वो PQ के बराबर। अरे भाई, तो मुझे तो ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं था। PQ जो लेंथ होता है आपने याद भी किया होगा, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि 9 4 13 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का अंतर का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 10,000 पर 1.5 वर्षों के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए जब अर्धवार्षिक रूप से दे हो। जो अर्धवार्षिक होगा तो रेट बन जाएगा आधा और टाइम बन जाएगा दोगुना। 10% के रेट से 3 वर्षों के लिए जो CI होता है वो कितना होता है, बता दो भैया, वो कितना होता है 33.1%। अब 10,000 रुपये का निकालेंगे 33.1, तो 3310 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी जो है 12 मीटर लंबी, चौड़ी और गहरी दे रखी है, तो कितना लीटर पानी आ सकता है। आंसर पूछा है लीटर में और जो वैल्यू दे रखा है मीटर में, याद रखना 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 लीटर, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 1000 से मुझे गुना करना पड़ेगा। तो घनाभ है तो 12 गुना 9 108 गुना 7.5 और इंटू कर दो 1000। तो ये तुम्हारे सवाल का आंसर आपको दे देगा। आगे बढ़ जाए। त्रिभुज MNO में AB जो है NO के समानांतर है। ठीक है, आओ जरा हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और त्रिभुज का नाम क्या है? MNO। तो AB जो है ना वो NO के समानांतर है। AB जो है ना वो NO के समानांतर है। ये A हो गया और ये तुम्हारा B हो गया। ठीक है भैया। MA की लंबाई है 2.5, AN की लंबाई है भैया 7.5, MB की लंबाई है 2.2। तो आपसे BO, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों अगर 1.1 और 3 के रेशियो में है तो ये भी होगा 1 और 3 में, यानी कि 2.2 का 3 गुना 6.6 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, सही था ना? हाँ सही था। पवन जो है 16,875 में 70 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है ये देखने में आसान लग रहा होगा लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। हमको इसकी आवश्यकता शायद नहीं पड़े, लेकिन पड़ेगा। परसेंटेज नहीं, क्योंकि आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आओ जरा करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं आपसे कि CP कितना है तो आप बोलेंगे 16,875। 16,875। हमें SP निकालना है, कितने वस्तुओं का, तो आप बोलेंगे 70 वस्तुओं का। सॉरी, 70 वस्तु खरीदा है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पे बेच दिया। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं कि SP ऑफ 1 वस्तु, एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हमने मान लिया वो X है। तो 70 खरीदा तो 70 बेचा होगा, यानी कि 70X। आपसे कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, यानी कि 5X के बराबर लॉस होता है। यानी SP में अगर लॉस को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा CP के बराबर हो जाएगा। बोलिए, मेरा कहना सही है ना? यानी X की वैल्यू आने वाली है 16,875 बटा 75, 25 दिया 75, 25 छक्का 150, 18 7 25 सत्ते 175 और ये 5, फिर 2 से काटोगे 225। यानी आपसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो हमने माना था वो X माना था, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा 225। बढ़िया सवाल है ये। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है। ठीक है, असमान कोण, तो समान कोण 2 होंगे यानी कि X और X, असमान कोण इसका 5 गुना यानी कि 5X। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण समान कोणों के योग का 5 गुना है, माफ कीजिएगा। तो ये 5X नहीं, योग का 5 गुना मतलब 10X इज इक्वल टू 180, यानी X की वैल्यू 180 बटा 12 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ऋण की वह धनराशि कितनी है जो प्रत्येक 800 रुपए की 6 समान किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5 वार्षिक की दर से 6 वर्षों में दे हो? कुछ खास इस सवाल में दम है नहीं। अगर तुम देखोगे ध्यान से, 800 रुपए का सामान किस्त पे कर रहा है, तो जो आखिरी बार 800 पे करेगा, या फिर आप यूं मान के चलो जो पहली बार पे करेगा उस पर सिर्फ एक भी ब्याज नहीं लगेगा। अगले वाले पे 1 साल का ब्याज, दूसरे वाले पे 2 साल का ब्याज, तीसरे वाले पे 3 साल का ब्याज। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर 5% वार्षिक है तो 0 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज और 5 साल का ब्याज। समझ गए बात? 5 साल का ब्याज। समझ गए? यानी अगर 5 साल की बात करूं, यानी मैं कह सकता हूं सबको जोड़ के कि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 साल का ब्याज हमको निकालना है। किस रेट से? 5% से, यानी कि 75% हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस बेस पे? इस 800 के बेस पे। यानी 800 का 6 समान किस्त यानी कि 4800 तो पे कर ही दिया, और प्लस 800 का 75% यानी कि 600 रुपया और पे करेगा, यानी कि 5400 रुपये इसको पे करना पड़ेगा।
समझ गए बात? हमें लगता है कि हमने थोड़ा फास्ट किया है, लेकिन यही तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। इसे अगर आप लेंदी करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ गए बात? लेंदी मत कीजिएगा। अब बस बातों को समझिए कि जब 800 रुपये पे कर रहा था, जब पहले साल ही पे कर दिया 800 रुपये, तो उसमें एक को ब्याज नहीं लगा। अगले साल पे किया तो 1 साल का ब्याज, उसके अगले साल पे किया 2 साल का ब्याज, फिर अगले साल पे किया 3 साल का ब्याज, यानी कि 800 का 3%, 3 साल का ब्याज यानी कि 15%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का 25%, ये हो जाएगा 20%, ये हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा 10% और ये हो जाएगा 5%। सबको अगर आप जोड़ेंगे तो 75 आएगा। बोलिए ना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है कि जिसके सभी अवयव संख्या 2520 के भाजक है? अब तुमको इसमें चेक करना है कौन कौन से नंबर जो इसको काट देंगे, जो जो काट देंगे वही सवाल का आंसर हो जाएगा। घटिया सवाल। ए और बी का मान आपको दे रखा है, ए बी और सी का एवरेज कितना है 1। हाँ, तो सी का मान क्या हो जाएगा, एवरेज निकालना है। तो ये तो बस कैलकुलेशन है, 1/8 प्लस मान लिया हमने ये एक्स है। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज अगर 113 3 से गुणा कर दो, यानी कि 3/13 के बराबर हो जाएगा। बोलिए ना। तो अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा बताओ? तो ये आपका हो जाएगा 56 8 7 प्लस 56 एक्स इज इक्वल टू 3/13। बोलिए। यानी कि 56 × 3 कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 6×3 = 18, यानी कि 168 इज इक्वल टू 8×7 = 15 × 13 यानी कि 200, सॉरी 15 × 13 यानी कि 195 प्लस 56 × 13 560 और 168। ठीक है, तो 620 720 728 इंटू एक्स, यानी कि 728 जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस करेंगे तो -27 बनेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है -27/728। तो मुश्किल नहीं था, बट लेंथी करने की कोशिश की गई है सवाल को, कुछ खास दम है नहीं सवाल में। एक प्रवेश पाइप जो है 51 घंटे में भर सकता है, मतलब ये भरने वाला पाइप है। एक निकास पाइप है जो पूरी तरह से टंकी को 76.5 घंटे में खाली कर देगा। तो अगर आप इसको दुगुना करोगे तो बन जाएगा 153, जो कि इसका 3 गुना है, मतलब ये 3:2 का रेशियो है। और जो एलसीएम आएगा 153 आएगा। समझ गए? अगर दोनों को एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी आपको बताना है। अब ये भरने वाली पाइप है और ये माइनस वाली घंट करने वाली, यानी कि 3 - 2 यानी कि 1 से तुम डिवाइड करोगे तो 153 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों को गुणा करो और रूट निकाल दो, यानी कि 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए, सरल कीजिए भैया, सरल कर दीजिए। ठीक है, सरल कर दीजिए। कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, ए को हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप देखेंगे तो बी को 0 कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा ना मेरे को, बी को 0 करने से फायदा ये होगा कि यहाँ भी a प्लस सी बचेगा और यहाँ भी a प्लस सी बचेगा। देखना जरा, अगर हम b को हम 0 कर लेते हैं तो a प्लस सी का स्क्वायर और a प्लस सी का स्क्वायर दोनों कट के हमारा 0 हो गया। और यहाँ तो b है ही नहीं, आंसर हमारा 4ac चाहिए होगा जब हम b को 0 रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ b 0 हो गया, b 0 हो गया ना, यहाँ भी b 0 हो गया, तो क्या बचेगा 4ac। यहाँ देखो b अगर 0 किया तो यहाँ भी आंसर क्या बचेगा 4ac। यहाँ अगर b 0 किया तो यहाँ बचेगा हमारा 4ab। यहाँ b 0 किया तो यहाँ बचेगा हमारा 2ac। अच्छा जी, तो b 0 करने से हमारा 2 ऑप्शन जो है वो मैच हो गया, तो इन दोनों को हम काट के हटा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी तो नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, b 0 ना करके कुछ और कर लेते हैं, फिर से एक बार कोई और तरीका लगा लेते हैं। इस बार हम a को 0 कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप c को 0 कर लीजिए। तो a प्लस जब c को 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया, खत्म। यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ गए? यानी कि हमारा 4ab बनेगा जब हमने c को 0 किया। अब जरा देख लो जरा इन दोनों ही केस में
फिर से हम ट्राई कर लेते हैं इन दोनों केस में, क्योंकि सेम मैच हो गया था। जब हमने सी को 0 किया तो ये दोनों 0 हो गया, यानी कि हमारा क्या बचेगा 4ab। यहाँ पे अगर सी 0 करेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू बी सी। हमको चाहिए होगा 4ab, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस बंदे ने देखो ऑप्शन नंबर 2 लगा दिया। इतना आसान सवाल है ना, अगर तुम छोड़ोगे एग्जाम हॉल में या फिर गलती करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे ना करो। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का उत्पादन अनुपात क्या है? उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों ठीक है, अगर हम बोलते हैं भैया डिमांड और ये है प्रोडक्शन, उत्पादन से अधिक मांग, ये है डिमांड और ये प्रोडक्शन, तो मांग ज़्यादा और मांग ज़्यादा, 3 ऐसा केस है जिसमें डिमांड ज़्यादा, और 2 ऐसा केस है जिसमें तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी कि 3:2 का रेशियो। अंतिम सवाल बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने आखिरी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।